हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन की स्टडी की। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन, a particle start motion with initial velocity 10 meter per second and attains velocity 20 meter per second in 5 seconds. Then find out acceleration and distance traveled in 5 seconds. ठीक है बच्चों, क्या करना है? आपको यह दिया हुआ है कि u की वैल्यू आपको दी हुई है और कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू दी हुई है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम बच्चों आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बच्चों। आपको ये पता है कि v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी, 20 इक्वल टू 10 प्लस a इंटू 5, और 5a इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, और a इक्वल टू 5 a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालें? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं भैया। u की वैल्यू 10 दे रखी है, t की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस हाफ a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, t स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। ये आ गया बच्चों आपके पास 50 प्लस 25 इक्वल टू 75 मीटर। क्या आ गई? 75 मीटर। अब बच्चों वास्तव में देखा जाए तो ये इक्वेशन सारी की सारी किस फॉर्म में होती है? वैसे देखा तो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान दें, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन with u equal to 3i cap plus 4j cap meter per second with velocity u vector equal to 3i cap plus 4j cap meter per second and acceleration a equal to 0.3 I cap plus 0.4 J cap. Then find out magnitude of velocity after 10 seconds. ठीक है बच्चों, आपको पता है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगाऊंगा, v इक्वल टू बनेगा u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप इंटू 10,
इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप और ये आ गया 6i कैप प्लस 8j कैप। और बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो आ गया v इक्वल टू बनेगा रूट। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट, और ये बनेगा बच्चों 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, और ये बनेगा 36 प्लस 64, 100 का रूट आएगा बच्चों, और क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें बच्चों, स्पीड टाइम कर्व, स्पीड टाइम कर्व फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बिलो। स्पीड टाइम कर्व फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बिलो। Find out distance traveled by the particle between t equal to 2 seconds and t equal to 6 seconds। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 6 सेकेंड के बीच में इस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस बच्चों अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस टाइप का स्पीड टाइम कर्व दिया हुआ है, ये इधर स्पीड है v और ये t है, लेकिन अब बच्चों ये कुछ इस टाइप का कर्व आपको गिवन है, ये टाइम 0 है, ये 5 है, ये 10 सेकेंड्स में टाइम दे रखा है, और ये स्पीड अपन को दी हुई है बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड। अब सपोज करो कि t इक्वल टू 2 सपोज करो यहां पर है, और t इक्वल टू 6 सपोज करो यहां पर है, तो बच्चों मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए 2 से लेके 6 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये अपन यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों। आपको पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी बच्चों वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ दिस शेडेड कर्व। आपको पता है कि डिस्टेंस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एरिया बाउंडेड बाय द वीटी कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द वीटी कर्व। तो बच्चों आपको t से 6 सेकंड तक चाहिए, t इक्वल टू 2 से 6 सेकंड तक चाहिए, तो ये एरिया मेरे को चाहिए, केवल ये जो शेडेड एरिया चाहिए। अब शेडेड एरिया कैसे निकालें, केवल अपने पास एक ही मेथड है। अब बच्चों ये जो फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास बन रही ये वाली, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, और ये आपके पास सेकंड ट्राइंगल है। अगर इस कंप्लीट ट्राइंगल के एरिया में से फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे को बेस तो पता है लेकिन हाइट पता नहीं है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सपोज करो कि ये जो हाइट है बच्चों h1 है और ये जो हाइट है वो क्या है, h2 है। दिस हाइट इज h2 एंड दिस वन इज h1। अब बच्चों इस h1 h2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, बहुत इजी मेथड है। आपको पता है सपोज करो ये एंगल में θ1 अज्यूम करता हूं और ये एंगल क्या लेता हूं मैं, θ2 अज्यूम करता हूं। आपको ये पता है कि जो tan θ1 होगा बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल से लेता हूं, ट्राइंगल फर्स्ट से, तो ये मेरे पास बनेगा h1/2। कितना बनेगा बच्चों,
ये H1 और ये 2, H1/2। लेकिन अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लेता हूं, ये वाली, क्योंकि थीटा तो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है, इसलिए बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं कि ये बनेगा 12/5। और इसको सोल्व करने पर मेरे पास आ गया कि H1 की जो वैल्यू होगी वो 24/5 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली इधर देखें, tan θ2 की जो वैल्यू है वो बच्चों किसके इक्वल आएगी? H2/4। अरे ये 6 से लेके 10 के बीच में ये जो आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 4 आएगी, नहीं आएगी? और आपको ये भी पता है अगर ये वाली मैं ट्राइंगल लेता हूं तो इसके अकॉर्डिंग आएगा 12/5 और इसको सोल्व करने पर H2 की वैल्यू आ गई 48/5। ठीक है, अब बच्चों इस ट्राइंगल फर्स्ट का एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, इसको बच्चों मैं Δ1 से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और ये क्या होगा? हाफ बेस 2 हाइट 24/5, 2 and 2 कैंसिल, और Δ1 की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो 24/5 आ गई। Δ1 की जो वैल्यू आ गई बच्चों 24/5 आ गई। इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड, और ये Δ2 आ गया, और ये आ गया बच्चों हाफ बेस 4, और हाइट कितनी आ जाएगी? 48/5। ये कैंसिल 2 आ गया, और ये आ गया बच्चों 96/5। और एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल, एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल डेल्टा क्या होगा बच्चों? हाफ बेस 10 और हाइट 12। ये कैंसिल होके 6, और ये आ गया बच्चों 60। शो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया जो आएगा वो ही बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी, और ये बनेगा डेल्टा माइनस Δ1 प्लस Δ2, और ये बनेगा बच्चों 60 माइनस 24/5 प्लस 96/5, और ये बनेगा 60 माइनस 120/5 इक्वल टू 60 माइनस 24, और ये आ गया बच्चों 36। हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 36 मीटर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ गई? 36 मीटर। ये बच्चों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी के आपके एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि जो स्पीड टाइम कर्व द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है वो किसको डिनोट करता है बच्चों? डिस्टेंस को डिनोट करेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन बच्चों अपन एनसीईआरटी का और डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का, थोड़ा सा ध्यान देना, वो भी इसी इक्वेशन और मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है velocity time curve for a particle, velocity time curve for a particle is
given as this is time t1 and time t2. Velocity at time t1 is v1t and velocity at time t2 is v2t. ठीक है बच्चों, आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट which relation or relations are correct. तो बच्चों इसमें देखो कुछ नीचे रिलेशंस रखे गए हैं. फर्स्ट VT2 और मैं कह सकता हूं V2T इक्वल टू V1T प्लस A इंटू T2 माइनस T1. ठीक है. सेकेंड XT2 माइनस XT1 और इक्वल टू XT1 कह दो, इक्वल टू V1T इंटू T2 माइनस T1 प्लस हाफ A T2 माइनस T1 स्क्वायर. थर्ड A इक्वल टू VT2 माइनस VT1 अपॉन T2 माइनस T1. फोर्थ V एवरेज इक्वल टू XT2 माइनस XT1 अपॉन T2 माइनस T1. फिफ्थ रिलेशन V एवरेज इज इक्वल टू V1T प्लस A एवरेज इंटू T2 माइनस T1. सिक्स्थ रिलेशन डिस्प्लेसमेंट XT2 X2T माइनस X1T इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय VT कर्व फ्रॉम T1 टू T2. ऐसा क्वेश्चन दिया है बच्चों. और क्या आपको देखना है, अब ये बच्चों देखा जाए तो कुछ भी नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन वो मोशन लगाएगी यहां पे और V इक्वल टू यू प्लस AT लगाया गया है. एक तरह से कुछ भी नहीं है. V इक्वल टू क्या है, U प्लस AT. ये बच्चों आपके सेकेंड इक्वेशन वो मोशन है. ये बच्चों एक्सेलरेशन निकाला गया है, ये एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है,
ये एवरेज एक्सीलरेशन है। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एवरेज एक्सीलरेशन के फॉर्म में लगाई हुई है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट जो अपन को निकालना है वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द्वारा निकालना है। तो इनमें बच्चों कौन से रिलेशन करेक्ट हैं और कौन से रिलेशन करेक्ट नहीं है। अब बच्चों ये इक्वेशन सही है या नहीं है ये देखने के लिए क्या देखना है, आपको पता है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड और एप्लीकेबल इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले तो बच्चों ये जो वीटी कर्व दिया हुआ है उससे आपको ये देखना है कि क्या पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्या। तो बच्चों डेफिनेटली इस कर्व को देखने से पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। बच्चों पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और वो तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकता था जब वीटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन आए। और ये तो डेफिनेट है बच्चों कि ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, चाहे कैसा भी कर्व हो। आपको पता कि स्लोप जो है वो ओनली स्ट्रेट लाइन का ही कांस्टेंट हो सकता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं इस कर्व को देखकर कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ जो पार्टिकल है बच्चों कांस्टेंट नहीं है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है और ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। बट एक्सेलरेशन तो आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, ये रिलेशन सही है बच्चों, ये रिलेशन भी सही है और ये रिलेशन भी सही है, करेक्ट है। तो कौन कौन से रिलेशन करेक्ट हैं? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ रिलेशन आपके पास करेक्ट हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो रिलेशन है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि इनमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई गई है और इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तभी बच्चों आप लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब बच्चों फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों ध्यान देना, एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u। ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u, its acceleration is given as a equal to bt, then find out displacement of the particle if initially particle lies at origin। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो बच्चों आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या आप ये ऐसे कर सकते हैं क्या कि s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और बच्चों ये बनेगा ut प्लस हाफ a की जगह bt इंटू टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ut प्लस bt क्यूब बाई 2।
तो ये बच्चों आपके पास क्या उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप इस इक्वेशन से दे सकते हैं? ये बच्चों बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आप यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? यहां से देखो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है बच्चों, टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। और जब कभी भी एक्सीलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे? फिर आपको वही इंटीग्रेशन मेथड काम में लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो वेलोसिटी का एक बार, एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी आएगी, फिर वेलोसिटी का एक बार दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ए इक्वल टू बी टी दिया हुआ है और वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी, तो ऐसा ही आएगा बच्चों। और ये बनेगा ए की जगह बी टी इंटू डी टी और ये आ जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2 एन प्लस सी। अब बच्चों आपको कंडीशन दी हुई है कि एट टी इक्वल टू 0 v इक्वल टू u, पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u, मींस एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। और मैं कहूंगा u इक्वल टू 0 प्लस सी इंप्लाई c की वैल्यू u आ गई। अब बच्चों इस वेलोसिटी की इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास वेलोसिटी आ गई u प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। ये कह सकता हूं, c को मैंने पहले लिख दिया है u प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। अब बच्चों मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए x और ये बनेगा इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, और ये बनेगा बच्चों इंटीग्रेशन u प्लस हाफ बी टी स्क्वायर इंटू डी टी और ये बनेगा यू टी प्लस हाफ बी इंटू इंटीग्रेशन करेंगे टी क्यूब बाई 3 आएगा एन प्लस सी डैश कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बच्चों क्या बन गया मेरे पास? ये u इंटू टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6 प्लस सी डैश। अब फिर अगेन बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, इनिशियली पार्टिकल कहां पर लाई कर रहा है बच्चों? ओरिजिन पे, मींस एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये बनेगा 0 प्लस सी डैश इंप्लाई सी डैश की वैल्यू 0 आ गई, सी डैश की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की जो एक्सप्रेशन आ गई बच्चों ये आ गई यू टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6। अब जबकि अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो बच्चों यू टी तो वैसे की वैसे आ रहा है, लेकिन यहां पे बी टी क्यूब बाई 2 आ रहा है, जबकि एग्जैक्टली आएगा क्या? बी टी क्यूब बाई 6 आएगा। क्लियर है? तो ये आपके कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ओनली तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों अपन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, ग्राफिकल फिजिक्स में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर आपके थोड़ा सा बेटर ढंग से क्लियर होगा। ध्यान दें, ए पार्टिकल यानी पार्टिकल ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and travel distance x1 with uniform acceleration a
in time t. Particle A start from rest and travel distance x1 with uniform acceleration a in time t. Particle B move with constant velocity v and travel distance x2 in time t. ठीक है बच्चों, देन ड्रॉ कर्व x1 माइनस x2 वर्सेस t. आपको x1 माइनस x2 का t के साथ कर्व ड्रॉ करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखें। आपको पता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दें, अब इस पहले ए पार्टिकल के लिए देखें तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 है और s की जगह x1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये बनेगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, सेकेंड पार्टिकल के लिए यहीं पे देखते हैं तो ये क्या बनेगा x2। अब v की u की जगह बच्चों v दे रखा है इंटू t और कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये इक्वेशन नंबर बन गई बच्चों अपने पास सेकंड। x1 की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आई और x2 की वैल्यू vt कैसे आई बच्चों? ये आपके क्लियर कट पता हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, x1 माइनस x2 जो बनेगा वो बनेगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वीटी। ठीक है बच्चों, अब आपको जो कर्व ड्रॉ करना है वो x1 माइनस x2 वर्सेज t कर्व ड्रॉ करना है। तो x1 माइनस x2 को y एक्सिस पे लेंगे और t को x एक्सिस पे लेंगे। अब बच्चों ये जो x1 माइनस x2 है इसकी जगह y पुट करेंगे और t की जगह x पुट करेंगे, ax स्क्वायर माइनस vx। अब बच्चों ये डेफिनेटली x में डबल पावर है, यानी x पावर ऑफ x इज 2 एंड पावर ऑफ y इज 1, सो डेफिनेटली कर्व विल बी पैराबोला। इसलिए बच्चों डेफिनेटली कर्व कैसा आएगा? पैराबोला आएगा। और बच्चों पैराबोला का ये एक स्पेशल केस है जिसमें x आपको ये भी पता है, इफ देयर आर मोर देन two terms in the equation of parabola, then vertex of the parabola will not lie at origin. In this case we have to find out vertex। और वर्टेक्स फाइंड आउट करने का कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं। अब इसमें भी बच्चों स्पेशल केस वाला है, मैंने आपको बता रखा है, जब एक्स स्क्वायर और एक्स बोथ टर्म आते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स बोथ टर्म आते हैं तो बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन इसको? देखो पहले तो लिखें हाफ ए एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स इक्वल टू वाई। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। इसका मतलब a/2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को, और मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2vx बाई ए इक्वल टू 2y अपॉन ए। फिर सेकेंड स्टेप क्या होती है? जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करके दोनों साइड्स में ऐड कर दिया जाता है। तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं इसको, थोड़ा सा क्या लिखूं मैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2vx बाई ए, इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? x का कोफिशिएंट 2v बाई ए, साइन का ध्यान नहीं देना, 2v बाई ए, इसका हाफ कितना हुआ? v बाई ए। तो बच्चों ये v बाई ए का स्क्वायर
बोथ साइड में ऐड कर दिया जाएगा प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा कह सकता हूं। अब अगर बीच में माइनस साइन आता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर कहेंगे, और बीच में प्लस आता है तो फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर कहेंगे। तो बच्चों इसको मैं क्या कहूंगा, एक्स माइनस वी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास 2i अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का, ऐसा कह सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ऑलरेडी प्लस आ रहा है, अगर प्लस नहीं आता तो इसको भी प्लस अपन को बनाना पड़ता है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको मैं कैपिटल एक्स अज्यूम कर लेता हूं और इसको कैपिटल वाई अज्यूम कर लेता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वाई। और अब बच्चों ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो कितने टर्म्स में आ गया है, 2 टर्म्स में आ गया है, और इसका वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, एट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स माइनस वी अपॉन ए इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू वी बाई ए और 2y बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2y बाई ए इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए एंड ए कैंसिल, और y विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो बच्चों x देखो, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो स्मॉल x एंड स्मॉल y होते हैं, और आपको पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू निगेटिव है, तो डेफिनेटली बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो यहां कहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव है। द एक्सिस पैरेलल टू, जो x एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है जो इस वर्टेक्स से पास होगी वो कैपिटल x है और ये बच्चों कैपिटल y है। अब आपको ये भी पता है कि पैराबोला जो है वो कैपिटल y के बोथ साइड में आएगा, जिसके सिंगल पावर होती है उसके बोथ साइड में आता है, और तो ये तो वर्टेक्स हो गया और ये बच्चों इसके बोथ साइड में आएगा इस टाइप से। ये इस टाइप का पैराबोला आएगा। लेकिन बच्चों अब ये देखो, ये ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, यहीं से देख लो। इफ एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आ रहा है, मींस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा। अब बच्चों ये इधर ऊपर वापस ज्यादा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका बच्चों इस टाइप का करवाएगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस पर कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कशन किए, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।